Hello everyone, welcome back to the channel. In this video we'll be continuing why do we fall ill chapter. हमने इसका फर्स्ट पार्ट करा था जिसमें हमने टाइप ऑफ पैथोजेंस तक पढ़ा था, एग्जांपल्स देखे थे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के एंड इन दिस वीडियो वील मूव फर्दर. सो बेसिकली हमने लास्ट टाइम देखा था कि पैथोजेंस क्या होते हैं. पैथोजेंस वो एजेंट्स होते हैं, वो इन्फेक्शियस माइक्रोब्स होते हैं जिनकी वजह से डिजीजेज होते हैं एंड दीज वर द फ्यू नेम्स एंड द डिजीजेज रिलेटेड टू देम. सो अगर हम बात करें मीन्स ऑफ स्प्रेड की, हमें पता है इन्फेक्शियस डिजीजेज जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो वो स्प्रेड कैसे होते हैं? द फर्स्ट फैक्टर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब ऑब्वियसली इफ़ वी आर लिविंग विद अ पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड, जैसे हमारे घर में भाई बहन या किसी को भी कोल्ड हो जाए, फीवर हो जाए, कफ हो जाए, तो देयर आर मतलब मैक्सिमम चांसेस कि हमें भी हो जाएगा. सो दैट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. बाय एयर, एयर के थ्रू अगर हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो अगेन देयर आर चांसेस कि हमें एयर के थ्रू, क्योंकि अगर किसी को भी कफ है या कोल्ड है, जब वो स्नीज़ करेंगे तो स्नीज़ के जो ड्रॉपलेट्स हैं उससे माइक्रोब्स एयर में आ जाएंगे और जब हम उस एयर में ब्रीद इन करेंगे तो वी मे टेक इन द माइक्रोब. द नेक्स्ट थिंग इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में शायद नहीं आ रहे बट मे बी वी आर यूजिंग सम मटीरियल कॉमनली. जैसे सपोज करो अगर आप बीमार हो, आप एक रूम में आइसोलेटेड हो, आपने अपने आप को रूम में सेपरेट कर लिया ताकि इन्फेक्शन ना फैले, बट द पर्सन हु इज़ टेकिंग केयर, अगर आपको कोई खाना दे रहा है, आपको यूटेंसिल्स दे रहा है, टावल दे रहा है, आपसे टावल ले रहा है, आपके कपड़े दे रहा है, ले रहा है, तो उस केस में इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब क्योंकि वो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है बट आपने जो चीज़ें यूज़ करी हैं या जो बीमार पर्सन ने चीज़ें यूज़ करी हैं उसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो उससे भी उसे इन्फेक्शन हो सकता है. द नेक्स्ट फैक्टर इज़ बाय फूड. अगर हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जो कि कंटामिनेटेड हो, जिसमें बैक्टीरिया वायरस कुछ हो, वो खाना इन्फेक्टेड हो या साफ़ जगह पे ना हो जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा हो सकते हैं, तो ऐसा खाना खाने से हम बीमार हो सकते हैं या ऐसा पानी पीने से भी हम बीमार हो सकते हैं. मस्कीटो बाइट से हम हो सकते हैं, विच इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इन मलेरिया एंड डेंगू. डेंगू और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है. एंड लास्ट थिंग इज़ रेबिड एनिमल. अगर हमें कोई रेबिड एनिमल, नाउ यू शुड नो कि यहाँ पे एनिमल नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है रेबिड एनिमल. मतलब अगर किसी एनिमल को, किसी डॉग को रेबीज़ है और वो बाइट करे देन अ पर्सन कैन गेट रेबीज़. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू कि हमेशा डॉग इन्फेक्टेड ही होगा या हमेशा एनिमल इन्फेक्टेड होगा. तो इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने से हमें डिजीज़ हो सकता है. अब हमने बात कर ली डिजीज़ की. अब एक बार देखते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ जो भी हमने डिस्कस करे थे. तो पहला हो सकता है थ्रू एयर, मतलब कि हवा के थ्रू. तो हवा के थ्रू कौन कौन से डिजीजेस फैल सकते हैं? कॉमन कोल्ड, टीबी, निमोनिया. वाटर के थ्रू अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं, इन्फेक्टेड पानी पी रहे हैं, तो उससे हो सकता है कॉलरा और अमीबिक डायसेंट्री. वेक्टर्स मतलब मच्छर या मक्खी के थ्रू, तो उनके थ्रू हो सकता है मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया. और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है सिफिलिस एंड एड्स. एड्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने एड्स की फुल फॉर्म भी देखी थी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ एड्स. एड्स जो वायरस होता है वो स्प्रेड होता है ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन से. एड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी बार एड्स की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं. एड्स जिस वायरस से होता है दैट इज़ HIV वायरस, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं. एंड उसके अलावा पूछ लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच एड्स कैन स्प्रेड. एड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली स्प्रेड नहीं होता. जो अभी हमने मेथड्स डिस्कस करे थे जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट या एयर, इनके थ्रू ये ईजिली नहीं स्प्रेड होता. तो ये स्प्रेड होता है बेसिकली ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. मतलब अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड एक हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया जाए तो उससे वो बीमार हो सकता है. फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग. अगर एक मदर, कोई एक लेडी है जिनको अगर एड्स हो गया तो इफ़ शी गेट्स प्रेग्नेंट तो उनके बेबी को भी एड्स हो जाएगा. एंड इससे पहले हमने पढ़ा था एड्स जो स्प्रेड होता है वो होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू. तो बेसिकली यू शुड रिमेंबर कि एड्स के स्प्रेड होने के मेन कितने तरीके हैं. एड्स बेसिकली 3 तरीक़ों से स्प्रेड होता है: सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग. सो द नेक्स्ट थिंग इज ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है और इसी से रिलेटेड 1 मार्कर्स काफ़ी सारे बन जाते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गो टू डिफरेंट ऑर्गन. हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स है वो अलग अलग जगह से एंटर कर सकते हैं. कभी कभी वो नोज से एंटर करते हैं, कभी माउथ से, कभी आइज से, कभी ईयर से, कभी स्किन से. तो जो माइक्रोब एंटर करेंगे तो डिपेंड करता है कि वो माइक्रोब जाते कहाँ पे. हर एक माइक्रोब का, हर एक इन्फेक्शन का एक टारगेट ऑर्गन होता है कि वो किस ऑर्गन पे इफेक्ट करता है
ये किस ऑर्गन को डैमेज करता है। और हमारे सिम्टम्स भी बच्चे उसी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि द माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू नोज़। अगर कोई बैक्टीरिया हमारी नोज़ से एंटर कर रहा है तो वो जाएगा लंग्स में। और जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बैक्टीरिया विच कैन कॉज ट्यूबरकुलोसिस गोज टू लंग्स। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अब इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर हम बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस की तो वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, लंग्स को। और दूसरा वो कौन से पैथोजन की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट इज माइक्रोब विच एंटर थ्रू माउथ। जो माउथ के थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर करे तो वो हमारे गट में, गट का मतलब होता है हमारे फूड पाइप में रहेगा। और फूड पाइप में रहेगा तो अगर मतलब हमारी डाइजेशन वगैरह प्रॉपर नहीं होगी तो हमें वॉमिटिंग होंगी, लूज मोशन होंगे। इसका एग्जांपल है टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड जो होता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। और उसमें माइक्रोब कहाँ से एंटर करता है, माउथ से। और किसको अफेक्ट करता है, हमारे गट को। उसी तरह कुछ बैक्टीरिया एंटर करके हमारे लिवर में भी रह सकते हैं, दैट जैसे कि जॉन्डिस में होता है। नेक्स्ट, वायरस विच कॉजेज एड्स, हमने अभी पढ़ लिया। एड्स के जो वायरस है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हैं। अब वो स्प्रेड होके जाते कहाँ हैं, वो जाते हैं हमारे लिम्फ नोड में और डैमेज करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। तो आपको याद रखना है कि एड्स के जो वायरस हैं दैट इज़ HIV वायरस, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं और अफेक्ट करते हैं लिम्फ नोड को और इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज वायरस विच कॉजेज जापानीज एंसेफेलाइटिस। जापानीज एंसेफेलाइटिस को कॉमनली ब्रेन फीवर बोला जाता है। तो ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी में मस्कीटो बाइट से एंटर कर रहा है। तो मस्कीटो बाइट से एंटर करने का मतलब है कि ये हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू एंटर कर रहा है। और क्योंकि ये ब्रेन फीवर है तो यू कैन गेस कि ये कहाँ जाके टारगेट कर रहा है, किस ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, ब्रेन को। जितने भी हमारे सिम्टम्स होते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में सिम्टम्स के बारे में, जितने भी हमारे सिम्टम्स होते हैं वो माइक्रोब टू माइक्रोब वेरी करते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप सोचो कि कोई माइक्रोब है जो हमारी लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, तो लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, लंग्स का काम कहाँ होता है, ब्रीदिंग में। तो अगर किसी की लंग्स इन्फेक्ट हो रही है तो उसको प्रॉब्लम किस में आएगी, ब्रीदिंग में। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस कोविड की वजह से भी जो लंग्स है वो इन्फेक्ट होती है। अगेन अगर कोई बैक्टीरिया जा रहा है हमारे गट में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब फूड की डाइजेशन नहीं होगी, तब सिम्टम्स क्या होंगे, वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशन, ये सब चीज़ें। अगर हाँ, जो वायरस है वो इन्फेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को, तो हमें अनकॉन्शियसनेस, मतलब उनको अनकॉन्शियसनेस रहती है, फिट्स में जैसे दौरे जिनको बोलते हैं वो पड़ते हैं, या चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता रहता है। तो ये सारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ एंटीबायोटिक्स। सो बेसिकली अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक होते क्या हैं, एंटीबायोटिक होते हैं वो माइक्रोबियल ड्रग्स। ड्रग्स मतलब मेडिसिन। तो ये ऐसे मेडिसिन है एंटी माइक्रोबियल, तो माइक्रोब को किल करने वाली मेडिसिन है जो कि मेनली इफेक्टिव है सिर्फ बैक्टीरिया की। तो एंटी वर्ड का मतलब हो गया अगेंस्ट, और बायोटिक वर्ड का मतलब हो गया बैक्टीरिया। तो ये किसके अगेंस्ट काम करती है, दे वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया। अगर हम बात करें ये मिलती कहाँ से है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लिविंग मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी यूज टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको याद रखना है ये हमें कहाँ से मिलती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलती हैं। बेसिकली कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ फंजाई जो होते हैं कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, उन्हीं को हम यूज़ करके एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल रही है। इसका काम क्या है, इट इज़ अप्लाइड टू ईदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये या तो बैक्टीरिया को मार देती हैं, और इनहिबिट का मतलब है स्टॉप, या फिर ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया चला गया और हमें किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया तो हमें डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक या तो उस बैक्टीरिया को किल कर देगी या उस बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक देगी। तो वो बढ़ेगा नहीं तो धीरे धीरे करके खुद ही ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल्स जो एंटीबायोटिक के आपको याद रखनी है, बहुत सारी एंटीबायोटिक होती हैं, बट 2 कॉमन एग्जाम्पल विच यू शुड रिमेंबर इज पेनिसिलिन एंड क्लोराम्फेनिकॉल। एंटीबायोटिक काम कैसे करती है, हमें ये तो पता चल गया कि एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रही है, बट कैसे काम कर रही है। अगर कोई ऐसी मेडिसिन हो जो बैक्टीरिया को किल करे तो उसका बेसिकली काम क्या होगा, उसका बेसिकली काम होगा किसी ऐसे फंक्शन को, किसी ऐसे स्ट्रक्चर को किल करना बैक्टीरिया के, जिससे बैक्टीरिया इजीली डिस्ट्रॉय हो सके। तो बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर एक कॉमन फीचर होता है सेल वॉल बनाना। तो एंटीबायोटिक्स का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो सेल वॉल को ब्रेक कर रही हैं। तो अगर वो सेल वॉल को ब्रेक करेंगी, मतलब मान लो ये बैक्टीरिया का सेल है और इसके बाहर एक हार्ड सी
सेल वॉल है। अगर ये सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी तो ये जो बैक्टीरिया है इट विल नो लॉन्गर बी प्रोटेक्टेड। ये इसके बाहर जो एक स्ट्रॉन्ग वॉल थी ये टूट गई तो ये बैक्टीरिया प्रोटेक्टेड नहीं है, तो ये बैक्टीरिया को ईजिली हम किल कर सकते हैं या मार सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बैक्टीरिया में जिनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक बनाई जाती है। हमें वो सब इतनी डिटेल में नहीं करना बिकॉज अभी हम बहुत छोटे हैं, तो हमें सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू देखना है। दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। तो ये कुछ बायोकेमिकल पाथवेज, कुछ रिएक्शंस जो कि बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये उनको रोक देती है। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। तो अगर पेनिसिलिन किसी पर्सन को दी जाएगी तो वो क्या करेगी, वो बैक्टीरिया को सेल वॉल बनाने नहीं देगी। एज अ रिजल्ट द बैक्टीरिया विल बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल एंड डाई ईजिली। अब ये एंटीबायोटिक ह्यूमन सेल के अगेंस्ट काम क्यों नहीं करती, क्योंकि ह्यूमन सेल तो सेल वॉल बनाता ही नहीं है। आपने टिश्यूज चैप्टर में या सेल चैप्टर में पढ़ा होगा कि प्लांट सेल की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बट ह्यूमन की कोई सेल वॉल होती ही नहीं है। तो पेनिसिलिन सिर्फ सेल वॉल बनाने को रोकता है। अब क्योंकि ह्यूमन सेल वॉल नहीं बनाते तो पेनिसिलिन ह्यूमन सेल पे अफेक्ट नहीं कर सकते। Penicillin will have this effect on any bacteria that use such process for making cell walls only. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी केमिस्ट या जब भी फार्मासिस्ट या जब भी साइंटिस्ट कोई भी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि जो एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को दी जाए वो सिर्फ उस बैक्टीरिया वायरस उसके अगेंस्ट ही काम करे, उस बैक्टीरिया या वायरस या उस इन्फेक्शियस एजेंट के ऊपर ही काम करके उसी को किल करे, वो ह्यूमन के सेल को कोई भी इफेक्ट ना करे। तो हमेशा मेडिसिन ऐसी बनाई जाती है कि वो सिर्फ माइक्रोब के फंक्शन को कट करे, ह्यूमन सेल के किसी भी फंक्शन को इफेक्ट ना करे। अच्छा, अब अगर हम बात करें वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन आर हार्डर टू मेक। अगर आप कभी भी देखो, जैसे अभी बहुत कॉमन है कोरोना के अगेंस्ट ईजिली मेडिसिन नहीं बनती, और जितने भी वायरल डिजीजेज होते हैं ना उनके अगेंस्ट ईजिली मेडिसिन नहीं बनती। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक का मतलब है वो मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल कर रही हैं, बट एंटीवायरल नहीं होती। तो रीज़न क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक उन रिएक्शंस को रोक रही है जो बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वायरस ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं करते जो बैक्टीरिया करते हैं। वायरस के रिएक्शंस अपने अलग होते हैं, मतलब उनके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वायरस डू नॉट यूज दिस पाथवेज एट ऑल एंड दिस इज द रीज़न एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। तो एंटीबायोटिक तो वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करेंगी, तो फिर वायरस के अगेंस्ट क्या करा जाए। मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन इज दैट वायरस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स ऑफ देयर ओन। वायरस के सेल्स ना बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं क्लेवर होते हैं, या हम बोल सकते हैं वायरस के सेल बहुत छोटे होते हैं, उनके इतने केमिकल रिएक्शन होते ही नहीं हैं, उनके बहुत कम केमिकल रिएक्शन होते हैं। वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारे ही सेल को हमारी मशीनरी को यूज़ करके सारे केमिकल रिएक्शंस करता रहता है, उसके पास अपने कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ ढूंढना कि उनका कौन सा रिएक्शन है और उसको कैसे किल करना है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो वायरस के अपने जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स है, अपने जो रिएक्शन है वो बहुत कम है। दे एंटर आर सेल, वो यूजुअली हमारी बॉडी में हमारे सेल में एंटर करते हैं, यूज़ आर मशीनरी, हमारे ही सेल को यूज़ करके सारे काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम इजीली एंटीवायरल मेडिसिन नहीं बना सकते, क्योंकि वो मेनली हमारे सेल को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम कोई भी ऐसी मेडिसिन बनाएंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो वायरस के सेल को नहीं, वो हमारे सेल को डैमेज करेगी। There are few virus-specific targets to aim at. Despite this limitation, there are now effective antiviral drugs, for example, drugs that keep HIV infection under control. तो लेकिन इसके बावजूद भी कुछ वायरल डिजीज़ेज ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट एंटीवायरल मेडिसिन बनी हुई हैं। उसका एक एग्जांपल है HIV। तो एड्स के अगेंस्ट जो है वो मेडिसिन बनी हुई हैं। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है कि जब भी अगर हमें कोई चोट लगी या हम बीमार हुए तो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी इन्फ्लेमेशन। सो द एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मेनी सेल। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, फाइट करना डिजीज़ से, ठीक है। और रिक्रूट का मतलब होता है किसी को अपॉइंट करना। तो अगर हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर हुआ, सपोज करो अगर हम खेलते खेलते गिर गए और हमें चोट लगी, तो चोट लगने पे क्या होता है कि मिट्टी या डस्ट लग जाता है उस चोट पे, जिसकी वजह से हमें हल्का सा वूंड आ जाता है, छिल जाता है, और वहाँ से हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया वायरस उस जगह से स्किन के अंदर एंटर कर जाए।
तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगी इन्फ्लेमेशन। वहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फटाफट से कुछ सेल्स को अपॉइंट कर देगा कि जाओ और यहाँ पे जितने भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको किल कर दो। इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है लोकल इफेक्ट और एक होता है जनरल इफेक्ट। तो फर्स्ट वन इज लोकल इफेक्ट एंड सेकेंड इज जनरल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट क्या होगा, स्वेलिंग एंड पेन। अगर आप गिर गए और आपको चोट लग गई तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे स्वेलिंग होगी और वहाँ पे पेन होगी। दीज आर द लोकल इफेक्ट। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो दैट इज़ जनरल इफेक्ट, कि कभी कभी हमें फीवर भी हो जाता है। तो बेसिकली अगर हमारे बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर करेगा तो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल फटाफट से अपॉइंट कर देंगे काफ़ी सेल्स को कि जाओ और उस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब को किल करो। दिस इज़ इन्फ्लेमेशन। सो नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट और इसके फर्दर हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा हो एंड यू फाइंडिंग इट यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।